हाँ बच्चों, तो आप लोग उपसारडिक के बारे में जानें, थोड़ा सा लिख लीजिए उसके बारे में। उपसारडिक हेडिंग दीजिए, तो जल्दी लिखो। उपसारडिक माइनर्स, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स, MINORS, माइनर्स। पॉइंट वाइज करके लिखवा रहे हैं, पॉइंट से आसान रहेगा आपको जानने में। पहला पॉइंट, किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है। अर्थात किसी सारणिक में जितने अवयव होते हैं उसके उतने उपसारणिक होते हैं। इसको समझ भी लो। हमने क्या लिखा, किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है, जो कल आपने देखा। मतलब जितने अवयव होंगे उतने उपसारणिक होंगे। अगर तृतीय कोटि का कोई उपसारणिक है, सारणिक, कोई अगर तृतीय कोटि की सारणिक है, मतलब ऐसी सारणिक जिसकी कोटि 3 है, तो उसके कुल उपसारणिक कितने होंगे? कहाँ जा रहे बेटा? कुल कितने उपसारणिक होंगे? 9। अगर चतुर्थ कोटि का कोई उपसारणिक है तो 16। द्वितीय कोटि के उपसारणिक के कितने उपसारणिक? 4। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरा पॉइंट, सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक, किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक उस अवयव की संगत पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों से प्राप्त सारणिक होता है। सुन फिर से क्या लिखा है। किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक उस अवयव की संगत पंक्ति तथा संगत स्तंभ को छोड़कर शेष अवयवों से प्राप्त सारणिक होता है। कल समझे थे आप? किसी अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो क्या करेंगे? उस अवयव की पंक्ति छोड़ देंगे और उस अवयव का स्तंभ छोड़ देंगे। शेष जितने अवयव बचते हैं उनसे प्राप्त सारणिक उपसारणिक हो जाएगा। क्या समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम्पल, अगर हमने कोई सारणिक लिया 1 2 0 -1 3, छोटी संख्याएं ले रहे हैं, क्या फ़ायदा? जब हमारे पास भाई पूरी आज़ादी है तो क्यों हम बड़ी संख्या लें, क्यों फजीहत मोल लें? 4 -3 3 1, ये एक सारणिक है। कितने कोटि का है? सारणिक है ही नहीं, ये सारणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पंक्तियाँ 3 हैं लेकिन स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। तो नहीं है भाई सारणिक। सारणिक होने के लिए 0 1 0 -1। अब ये सारणिक हो गया। इसमें अगर हम इसका उपसारणिक लें या इसका 4 का उपसारणिक लें, 4, ये जो 4 दिख रहा है, 4 का उपसारणिक लिखें तो क्या होगा? 4 का उपसारणिक
हमें क्या करना, बस 4 वाली पंक्ति छोड़ देनी और 4 वाला स्तंभ छोड़ देना, हो गया। क्या समझ में आया? तो क्या मिला, 2 0 -1 1 -2 0 1 0 -1। क्या समझ में आ गया? अगर मान लो ये कोई सारणिक है, ये जो सारणिक हमने लिखा अभी 1 0 -1, ये इसमें अगर हमें सबके उपसारणिक लिखने हो तो लिख लोगे पक्का? मान लो इस 2 का उपसारणिक लिखना हो, बराबर कितना, हमने 2 की पंक्ति 2 का स्तंभ छोड़ दिया तो कितना हो गया, -2 0 0 -1, बराबर कितना होगा, 2। ये हमने क्या कह दिया, ये आगे की कार्यवाही है, इसको ध्यान से समझो। सारणिक का मान जब हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं इसको देखो। सबसे पहले द्वितीय कोटि की सारणिक का मान ध्यान से समझना। सारणिक के मान निकालने के लिए लोग क्या कहते हैं, रटवा देते हैं, लेकिन मैं उप सारणिक के आधार पे बताऊंगा, ठीक है? क्या एकदम निकाल सकते हैं। मान लो यही द्वितीय कोटि का सारणिक है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया -2 0 0 -1, इसमें -2 का उप सारणिक क्या होगा, 0, ये पंक्ति छोड़ा, ये स्तंभ छोड़ा, -1 आया। अब ये -1 का मतलब मॉड -1 नहीं है, सारणिक -1 है और इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। कंफ्यूज ना हो जाना कि अरे भैया ये तो मॉड -1 है, मॉड -1 है तो 1 हो जाएगा, ना 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 ना, ये मॉड नहीं, ये क्या है, सारणिक है, इसका मान -1 नहीं होगा। क्या समझ गए? 0 का क्या होगा, 0 होगा, 0 का क्या होगा, 0 होगा, -1 का क्या होगा, -2 होगा। क्या समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना इसमें, और कोई नियम नहीं और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कि जिस अवयव का आपको उपसारणिक निकालना हो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़िए, बाकी सारे अवयव एज इट इज़, जैसे हों, जहाँ हों, जिस जगह हों वैसे लिख जाओ, उनसे प्राप्त सारणिक ही उपसारणिक कहलाएगा। क्या समझ में आया? चाहे वो सारणिक द्वितीय कोटि की हो, चाहे तृतीय की हो, चाहे 4 5 6 चाहे जितने कोटि का सारणिक हो, उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? अब ये जो हमने क्या किया इसको समझो। द्वितीय कोटि के उपसारणिक का मान निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीयक विकर्ण। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कठिन बना रहा हूँ सारणिक को, इतना कठिन नहीं है, मैं जानबूझ के कठिन बना रहा हूँ। कठिन बना के जानोगे अभी तो बाद में आसान लगेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुख्य विकर्ण अभी मैंने क्या कह दिया, आप जानते हो सारणिक का रूप कैसा होता है, वर्गाकार होता है, पंक्ति स्तंभ बराबर। जब सारणिक का रूप वर्गाकार होता है तो वर्ग में विकर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं, होंगे। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण, तो जाहिर सी बात है इसमें भी विकर्ण होंगे। हम इसको तृतीय कोटि कर दें, 1 3 -2 2 4, कुछ भी यहाँ क्या करूँ, -3 कर दिया। ये वर्गाकार है, इसमें 2 विकर्ण होंगे, कौन कौन से, एक विकर्ण कौन सा, हमें हाथ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे 1 0 -3, ये एक विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया, 0 0 2। क्या समझ में आया? ये ध्यान से दिमाग में बैठा लेना कि अगर इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते तब विकर्ण आप नहीं लिख पाते। मुख्य विकर्ण या द्वितीयक विकर्ण, कोई भी विकर्ण हो, विकर्ण कब होंगे, केवल सारणिक में होंगे। अगर आव्यूह आप पढ़ेंगे तो आव्यूह में केवल वर्ग आव्यूह में होते हैं, आयताकार में नहीं। अब आप सोचोगे कि क्यों सर, वर्ग में विकर्ण होते हैं, आयत में भी तो होते हैं ना, लेकिन नहीं। अगर मान लो यही रहे A B C D E F G H, ये हमने एक आव्यूह लिखा, सारणिक तो होना नहीं है, ये हमने एक आव्यूह बना दिया। बताओ इसका मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? क्या ऐसे कहीं चलोगे, ऐसे तिरछे काट वाट के, ये और एक लाइन बढ़ा दिया I J K L, अब क्या बता लोगे मुख्य विकर्ण?
बिल्कुल नहीं, मुख्य विकर्ण कैसे यहीं तक आ रहा है, नहीं। अब और एक लाइन बढ़ाए, MNOP, क्या आप मुख्य विकर्ण बता लोगे? अब बता लोगे कौन सा मुख्य विकर्ण? मुख्य विकर्ण ये है AFKP, और दूसरा वाला विकर्ण DGJM। सुनिए बता रहे हैं, ठंडे रखिए, बताऊंगा, सब बताऊंगा। मतलब आपने क्या देखा, विकर्ण हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका रूप कैसा हो, वर्गाकार हो। क्लियर? तो आव्यूह में तभी विकर्ण निकलेगा जब वो कैसा आव्यूह हो, वर्गाव्यूह हो। लेकिन सारणिक में तो विकर्ण निकलना ही निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि सारणिक का रूप तो वर्गाकार ही होता है ना। समझ में आया? अब इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक को बोलते हैं मुख्य विकर्ण और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक विकर्ण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल्स। प्राइमरी डायगोनल्स जिसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं, मुख्य विकर्ण है क्या? जो 1 1 से शुरू हो, 1 1, ये जो 1 1 1 2 1 3 ये सब बोलूँ ना, इसमें अचानक से चौंक मत जाना, चौंका बर्ड की तरह, ये सब ध्यान रखना। 1 1 ये है, ये 1 1 है, ये 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, भूल गए? ये समझ में आ रहा है ना? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर? तो जो 1 1 से शुरू होगा, मतलब जो पहले अवयव से शुरू होगा, वही मुख्य विकर्ण कहलाता है। समझ गए? जो पहले अवयव से शुरू होगा, जैसे इसमें दो विकर्ण आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 1 0 -3 और दूसरा विकर्ण 0 0 2। मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? 1 0 -3, ये वाला जो पहले से शुरू होगा। क्या क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसमें भी दो विकर्ण आपको दिख रहे हैं, द्वितीय कोटि की सारणिक। ये बताओ मुख्य विकर्ण कौन सा है? -2 -1, 0 बोली क्या? -2 -1। द्वितीयक विकर्ण कौन सा है? 0 0। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? और समझाओ या समझ में आ गया? आ गया। तो द्वितीय कोटि की उपसारणिक का जब मान, द्वितीय कोटि की सारणिक का जब हमें मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीयक विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या है? -2 -1 गुणा कर दो, -2 गुणे -1 मतलब 2 आया। द्वितीयक विकर्ण क्या है? 0 0, 0 का 0 में गुणा क्या आया? 0। तो 2 में से 0 को घटाया कितना आया? 2। नहीं आया समझ में? मान लो आपका कोई द्वितीय कोटि का कोई उपसारणिक है, A B C D, कोई द्वितीय कोटि की सारणिक है ये। हमें इसका मान निकालना, जल्दी बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो। AD -BC। वो CB बोल रही है, क्या CB होगा? अरे बिल्कुल होगा बेवकूफ़, एकदम हो सकता है। अरे गुणा करना है ना, चाहे आप 2 गुणे 3 बोलो, चाहे 3 गुणे 2 बोलो, गुणा तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, चाहे BC बोलो चाहे CB बोलो। बिल्कुल सही। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? निकाल लोगे आप? तो बस ऐसे आप उपसारणिक के मान निकालोगे। तृतीय कोटि की उपसारणिक जो होगी वो द्वितीय कोटि का होगा और जो द्वितीय कोटि का होगा उसका मान निकल जाएगा। क्या समझ में आ गया? उपसारणिक समझ गए? पक्का? अब आगे बात करते हैं बच्चों सहगुणनखंड की। ध्यान से समझना, सहगुणनखंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अंतिम टॉपिक है। कैसा अंतिम? सारणिक का मान निकालने से पहले का अंतिम टॉपिक। इसके तुरंत बाद आप सारणिक का मान पढ़ने लगोगे। अब आता है बच्चों सहगुणनखंड क्या होता है, ध्यान से समझना। सहगुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर सहगुणनखंड क्या होता है? बहुत ही आसान। सहगुणनखंड क्या होगा? उपसारणिक होगा, बस उसके साथ उचित चिन्ह लगा देते हैं। उचित चिन्ह, वो उचित चिन्ह क्या होता है? -1 टू द पावर R + C। समझे? नहीं समझे? समझो। हमने एक एग्जाम्पल लिया, A B C P Q R X Y Z एज यूजुअल, यही लेते हैं एग्जाम्पल, हम यही लेते हैं। हम इसमें निकालते हैं A
ध्यान से समझना, ए का उपसारणिक, जल्दी बोल क्या, क्यू आर वाई जेड। हमने किया क्या, ए की पंक्ति ए का स्तंभ छोड़ा। ए था क्या, 1 1 था। अरे ए 1 1 है, नहीं समझ में आ रहा है? 1 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो हमने 1 1 को ही छोड़ दिया, पहली पंक्ति छोड़ दिया, पहला स्तंभ छोड़ दिया। अगर बी का उपसारणिक निकालें, अब बताओ बी है क्या, 1 2। बी क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2। समझ में आ रहा है? ए क्या है आपका 1 1, बी क्या है आपका 1 2। तो हमने इसका उपसारणिक लिखना हो, तुमने 1 2 छोड़ दिया, 1 छोड़ा 2 छोड़ा, तो क्या मिला, पी आर एक्स जेड, पी आर एक्स जेड। ये तो आप कर ले रहे हो, उपसारणिक था। सहगुणनखंड में क्या करना, बस यही लिखना। अगर ए का सहगुणनखंड का है ना, ए का सहगुणनखंड तो भी यही होगा, बी का सहगुणनखंड का है, यही होगा। बस हमें करना क्या है, उचित चिन्ह लगा देना है इसके साथ। अरे समझ रहे हो, उचित चिन्ह का मतलब कोई प्लस होगा और कोई माइनस होगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या होगा, कोई प्लस और कोई माइनस। प्लस माइनस ये कैसे पता करेंगे, अभी मैंने लिखा था कि उचित चिन्ह क्या होता है, -1 टू दी पावर r प्लस सी। r और c से आप पहले वाकिफ़ हो चुके हैं, मिल चुके हैं। r क्या है, रो, c क्या है, कॉलम। r मतलब पंक्ति क्रमांक, c मतलब स्तंभ क्रमांक। जैसे आप बताओ a के लिए r का मान कितना, r का मान 3। ए के लिए r का मान कितना, 1। मतलब a किस पंक्ति का अवयव है, पहली पंक्ति का। देखो ना, ये आपका r1 है, ये आपका r2 है, ये आपका r3 है, ये आपका c1 है, ये c1, ये c2, ये c3। ए के लिए r का मान कितना है, 1। c का मान कितना है, 1। -1 टू द पावर r प्लस सी। r का मान कितना आया, c का मान कितना आया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस कि माइनस, प्लस। ये प्लस हो गया, आंसर आया। बी का सहगुणनखंड निकालते हैं, तो बी का उपसारणिक हमने लिख दिया, साथ में उचित चिन्ह लगाना है, यही चिन्ह, ये चिन्ह हमें लगाना। बी के लिए बताओ r का मान कितना, जल्दी बोलो, बी के लिए r का मान कितना, 1। सी का मान कितना, 2। सी का मान 2। तो ये हो गया -1 टू द पावर 1 + 2, दिस इज -1 टू द पावर 3 एंड दिस इज -1। तो ये माइनस हो गया। क्या आया, नहीं आया समझ में? बस यही होगा, यही। अब ये प्लस हुआ, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। मतलब आपको क्या करना, वही देख लेना ना, ये जोड़ने पे अगर सम आवे तो प्लस होगा, विषम आवे तो माइनस होगा। ये देखो, ये 1 1 है, 1 1 2, 1 2, 1 2 3, 1 3, 1 3 4, ये 2 1 2 1 है ना, 2 1, 2 1 3, 2 2 4। मतलब आपने क्या देखा, अगर इसका चिन्ह हम लिखें, यहाँ इसका चिन्ह लिखें तो देखो, ये तो प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बड़ा ही आसान हो जाता है। मतलब सहगुणनखंड में हमें क्या करना, वही उपसारणिक लिख जाना है। अब जैसे उपसारणिक होता तो उपसारणिक का, अब इसका उपसारणिक क्या होगा, ए का उपसारणिक क्या होगा, ए का उपसारणिक होगा QZ -YR होगा। लेकिन ए का सहगुणनखंड क्या होगा, यही होगा। क्यों माइनस, अरे ए वाला प्लस रहा है ना, 1 + 1 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुन, फिर से, ए का उपसारणिक भी यही होगा और ए का सहगुणनखंड भी यही होगा।
क्लियर। बी की बात करें तो बी का उपसारणिक क्या होगा, पी जेड, मुख्य विकर्ण भूल गए क्या अभी जो बताए थे, पी जेड माइनस आर एक्स, ये तो उपसारणिक हो गया। सहगुणनखंड क्या होगा, माइनस लग जाएगा, ये बाहर माइनस लग गया, माइनस होने से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बस 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 सहगुणनखंड पूछेगा तो पहले आप उपसारणिक लिख देना, और उपसारणिक के पहले प्लस या माइनस हमें चेक करना है बस। प्लस कब होगा, जब r प्लस सी का मान सम हो तो प्लस, और r प्लस सी का मान अगर विषम तो माइनस। मैंने कहा था r और c का बहुत काम लगेगा, इसलिए r c याद कर लेना, अपने सर का नाम याद कर लेना, रंजीत चौधरी, मैंने कहा था। तो आरसी का बहुत ज़्यादा काम लगना, मैं तो आरसी के आधार पे ही सब कुछ पढ़ाऊँगा, जिससे बहुत आसान सब हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया। सहगुणनखंड निकाल लोगे अब एकदम, लिख लो एक लाइन, सहगुणनखंड कोफैक्टर। लिख दूं या बोल दूं, सारणिक के किसी अवयव का, लिख दो, जो वीडियो जिनको जो देखेंगे उनके लिए फ़ायदा रहेगा। नंबरिंग नहीं करना, केवल एक ही पॉइंट लिखना है। सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसके मतलब किसके, अरे बोल मत, उसके मतलब उस अवयव के, सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए उस अवयव के उपसारणिक को उचित चिन्ह, और कौन सा उचित चिन्ह, -1 टू द पावर r प्लस सी के साथ लिख देते हैं। बस वेरी सिंपल, और कुछ नहीं। हो गया। एक लाइन और, पैराग्राफ चेंज करके, सारणिक के किसी अवयव ए आर सी, आप जानते हो अवयव कैसे निरूपित करते हैं, ए से निरूपित करते हैं, और इसके साथ में पंक्ति क्रमांक और स्तंभ क्रमांक लिखते हैं। समझ में आ रहा है। तो किसी अवयव, मान लो कोई अवयव है ए आर सी के सहगुणनखंड को, इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना, सहगुणनखंड को कैपिटल ए आर सी द्वारा निरूपित करते हैं। हो गया, हो गया। मतलब क्या, कोई और ए आर सी है, उसके सहगुणनखंड को कैपिटल ए, मतलब इस अवयव को स्मॉल ए से निरूपित करते हैं, और सहगुणनखंड को कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। ध्यान से समझ, ये हमने क्या लिख दिया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा समझ लो। देखो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अगर मैं आपसे कहूँ भैया ए 32 बताओ, A32 क्या होगा, वाई।
A32 मतलब वह अवयव जो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ मतलब क्या हो गया भाई? हो गया। लेकिन अगर मैं अभी आपसे कहूँ A32 निकालो, A32 बराबर, समझ, A32 मतलब अवयव तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, और कैपिटल A32 का मतलब इसी अवयव का सहगुणनखंड। समझ गए? इसी अवयव का सहगुणनखंड। तो भाई क्या करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले तो उपसारणिक लिखना। उपसारणिक y का उपसारणिक लिखना है, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, क्या मिला? ACPR, ACPR। ये तो हमने उपसारणिक लिखा। सहगुणनखंड के लिए चिन्ह देखना पड़ता है कि प्लस है कि माइनस। तो 3 2 5, प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा, माइनस हो गया। बस बराबरी क्या हो गया? माइनस तो रहेगा ही, AR माइनस PC।